नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर सतर्क भारत के नए शो शहर की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं अनिल रावत जी। आप शहर की सभी मुद्दों पे पैनी नज़र रखते हैं और शहर और समाज को हमेशा आगे ले जाने के लिए आप अग्रसर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित राठौर जी और धन्यवाद सतर्क भारत, आपने मुझे मौका दिया है। धन्यवाद सर। आज एक इत्तेफाक भी हुआ, अभी थोड़ी देर पहले लाइव के दौरान मैं दूसरी तरफ था और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, आप एक कुशल वक्ता हैं और सामाजिक व्यक्तित्व है आपका। आपके द्वारा मेरा भी एक इंटरव्यू हुआ, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा है और मैं आप जैसे आदमी का एक इंटरव्यू कर पाया और जनता के सामने आपकी भावनाओं को रख पाया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका ये बड़प्पन है। उत्तराखंड की स्थापना को 22 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 9 नवंबर को 22 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। उसमें रुद्रपुर शहर को अनिल रावत कहाँ देखते हैं? सर देखिए ना, मैं बताता हूँ, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हम एक देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। पिछले 22 सालों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा रहा है कि ये हमने जितने सीएम बदल दिए हैं, ठीक है, ये सीएम बदलना कोई ये बहुत छोटा मोटा गेम नहीं होता है, करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च होते हैं। और रह गई बात हमारे रुद्रपुर शहर की, तो शहर का मतलब विकास ऐसा नहीं कि देखो समय के हिसाब से डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन विस्तारीकरण नहीं हुआ है। रुद्रपुर शहर आज भी वही गाबा चौक से लेकर इंदिरा चौराहे से लेकर और ये बस अड्डे वाले चौराहे के बीच में ही रुद्रपुर शहर सिमट के रह गया है। इसके बाहर शहर का विस्तारीकरण नहीं हुआ, इस पर काम होना चाहिए था। जब तक शहर बढ़ेगा नहीं तब तक पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होगा कैसे करके? हमारे से बस्तियाँ अलग कट गई है। ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर शहर में नहीं आता है, ट्रांजिट कैंप एक अलग अलग मार्केट हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से सिंक्लोनी का एरिया है, जो रेलवे ट्रैक का एरिया हमसे कट गया, वो भी आज की डेट में रुद्रपुर में नहीं आता है, क्योंकि वो सब चीज़ें अलग होती चली जा रही है। तो ऐसे ही करके अभी रुद्रपुर शहर बड़ा होगा कैसे करके? तो समस्याएं हैं बहुत सारी, है ट्रैफिक हैं और भी बहुत सारी समस्याएं जो शहर में आज एज इट इज बनी हुई हैं, इस पर काम करना होगा जी। सतर्क भारत का ये शो लोगों को सतर्क करने के लिए बनाया गया है। हमारे शहर के जो मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दे हैं, जो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। जो समस्याएं आमजन की होती है, जो समस्याएं अभाव में जी रहे लोगों की होती है, उन मुद्दों पे विशेष चर्चा के लिए शो बनाया गया है। इस शो में मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। देखा जाए सर तो जो स्वच्छता की बात किया जाए, इस शहर में सबसे मुख्य जो आता है कि स्वच्छता। तो स्वच्छता में आप कहाँ देखते हैं रुद्रपुर शहर को? किस लेवल पे माना जाए कि अभी हमारा शहर है स्वच्छता में? सर मैंने बचपन से सुना है कि रुद्रपुर शहर जो है मिनी चंडीगढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा नक्शा है कि शहर में जो हाईवे हैं जो हमारे यहाँ बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन कितने बड़े हमारी टेरिटरी है, कितने किलोमीटर की? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो हमारे घर की महिलाएं शाम को पैदल घूम लेती हैं, इतना छोटा सा शहर है, ठीक है। ये मतलब वाकई में एक हकीकत है जो भी कुछ है। तो उस पर अगर हम चंडीगढ़ से हम अपनी तुलना करते हैं, आप चंडीगढ़ को देख लो, चंडीगढ़ जाके आपको किसी भी सड़क पे जाके आपको फीलिंग आएगी। हमारे यहाँ एकमात्र एक हाईवे बना है, एक फ्लाईओवर बना है, इसके अलावा हमारे पास बना क्या है? पिछले 22 सालों में हमें मिला क्या है? पहली बात ये। और रह गई स्वच्छता वाली बात, तो स्वच्छता के लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। इवन ये नहीं कि सरकार ही इसके लिए दोषी है, हम लोग भी खुद में इसके लिए दोषी है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में टंचिंग ग्राउंड एक प्रॉब्लम है, नॉर्मल है। आप ये देखिए ना, मैं आज किसी से बात कर रहा था कि टंचिंग ग्राउंड वाकई में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे टंचिंग ग्राउंड हर कॉलोनी में, हर बस्ती में अपने टंचिंग ग्राउंड बने हुए हैं। एक आदमी ने पन्नी फेंकने की हिम्मत करनी है, आदमियों ने वहाँ शाम तक कूड़े का ढेर लगा देना है। तो सफाई के मामले में तो मुझे लगता है कि हमने शहर को छेड़ा ही है, मतलब बर्बाद ही किया है। इवन साफ तो हमने कुछ किया नहीं है, और इसके लिए खुद हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं केवल सरकार को कह दूं तो ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सरकार आके हमारे घर में पन्नियां तो दे नहीं रही है, हम ही लोग पन्नियां लाते हैं, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर और साफ सफाई को लेकर तो हमारे रुद्रपुर शहर में कोई भी काम नहीं हुआ है जी। ये लाइव सेशन है, किसी का भी सामाजिक मुद्दों पे, शहर के मुद्दों पे कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई मुद्दा हो जो सतर्क भारत के माध्यम से आप जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपका प्रयास करेंगे कि आपके मुद्दे को उठाया जाए। आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अभी आपने सर फ्लाईओवर की बात की, तो देखा जाए कि अभी फ्लाईओवर बनने के बाद भी वहाँ कई दर्दनाक एक्सीडेंट हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो फ्लाईओवर की कैसी रूपरेखा? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि, मैं तो ये कंप्लीट नहीं मानूंगा कि फ्लाईओवर कंप्लीट बन चुका है। ना उसका सर्विस लेन सही है, ना उसकी प्रॉपर वे में जो गाबा चौक की जो लाइट है, उस लाइट पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कब जाना है। दूसरा, ट्रैफिक को लेके
जो ट्रैफिक को लेके एक जागरूकता चलानी चाहिए कि ट्रैफिक के लोगों को पता ही नहीं कि आपने लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आपको ओपन रखना चाहिए। लोग पूरे रोड पे फैल जाते हैं, रेड लाइट हुआ लग गए, उससे और जाम की स्थिति होती है। तो इसमें आपका क्या है कि ये क्या आप मानते हैं कि जो फ्लाईओवर है वो कंप्लीट बन चुका है, या मेरी बातों से सहमति है आपकी? नहीं, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए, फ्लाईओवर ने एक चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो था वो जो रेलवे फाटक पे जाम लगता था, कि वो जाम बहुत लंबा लग जाता था। धीरे धीरे करके आबादी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था। ठीक है, सिडकुल इतना बड़ा, हमारे यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिडकुल हमारे पास है, और तो इसमें आवाजाही जब बढ़ रही थी तो ट्रैफिक रोकने के लिए फ्लाईओवर लगाया गया। फ्लाईओवर लगाया गया तो नीचे की कटिंग, भाई ये रेलवे का नॉर्म्स है कि नीचे का जो कट होगा वो बंद कर दिया जाएगा। वो कट बंद हो गया। कट बंद होने के बाद अभी क्या हुआ कि फ्लाईओवर के नीचे से लोगों को वहाँ से यू टर्न लेके आना था, लेकिन लोकल की राजनीति और लोगों की मेंटलिटी इस तरह की थी कि उनको हर आदमी को अपने घर के बाहर ही कट चाहिए होता है। देखिए, हमारे ना बड़ी एक अजीब सी सोच रहती है लोगों के मन में कि जिस आदमी का घर हाईवे के किनारे पे होता है वो खुद को इस तरीके से समझता है कि मैं रोड पे जाके खड़ा हूँगा और मैं रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर दूंगा, रोड पे ही पार्किंग कर दूंगा, या रोड पे खड़े होकर बातें करूंगा, कोई मुझसे आके टकरा जाएगा, अगर मैं बच गया तो मैं उसको मार पीट के बता दूंगा। ये क्या तरीका है? अरे हाईवे है भाई साहब, उसमें देहरादून से आने वाले आदमी को क्या पता है कि यहाँ रुद्रपुर शहर में क्या हो रहा है। और ये कौन सा नियम है कि फ्लाईओवर पे, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, राठौर साहब मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में केवल रुद्रपुर शहर ही एक ऐसा होगा, ये अचीवमेंट मान लो भले, चाहे इसको अपना बेइज्जती है हमारी, कि जिसपे फ्लाईओवर के नीचे उतरते ही रेड लाइट होगी। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी बाहर से आ रहा हो, दिल्ली चंडीगढ़ से आ रहा हो, उसको क्या पता है कि फ्लाईओवर पे जाके रेड लाइट मिल जाएगी मुझे। और रेड लाइट सुनो, अब रेड लाइट की कहानी देखो, जब पिछले साल, मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष गवाह हूँ और मैं खुद में इसमें मतलब हर उसमें रहा हूँ, जब पिछले साल बरेली के वो दोनों जीजा साले, एक दर्दनाक मौत यहाँ मतलब उनकी हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी, और कितनी बीभत्स थी वो, मतलब जिन लोगों ने वो एक्सीडेंट देखा है वो कई हफ्तों तक होश में मतलब अपने आप को सही तरीके से नहीं आ पाए। मेरे खुद से एक दोस्त ने, वो जिम जाते थे, उन्होंने जब वो सुबह घटना देखी तो जब हम उनसे दिन में मिल के आए तो उन्होंने, उनसे पानी नहीं पिया जा रहा था, मतलब इतनी दर्दनाक वो घटना थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम एसपी क्राइम साहब के पास गया तो उन्होंने वहाँ एनएच वालों को बुलाया। एनएच वालों ने हमसे 10 दिन का समय लिया कि 10 दिन में हम इसको एज इट इज कर देंगे। उनमें लिखित में हुआ है, उसमें मतलब इवन ये था कि व्यापार मंडल उस पर कार्रवाई कर रहा था, और विधायक राजकुमार टुकाल जी थे जिन्होंने भी खुद भी उन्होंने कार्रवाई करने के लिए उसमें कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई ऐसी हुई कि वो कट बंद कर दिया गया। अब कट कैसे बंद कर दिया गया कि जेसीबी लाई गई, डिवाइडर उठा के वहाँ बीच में रख दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, चुनाव सर पे आ जाते हैं। चुनाव सर पे आ जाते हैं तो मॉडल कॉलोनी के लोगों को उधर से आने में दिक्कतें होती है। अब वोट बैंक की राजनीति आ जाती है। अब समझिए, अब जान माल का कोई मतलब नहीं है। मसला था कि जिसकी जान चले गई उसकी चले गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, क्योंकि उस समय डिवाइडर रोक दिया गया। अब चुनाव आए, अब है वोट की जरूरत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडल कॉलोनी के जो लोग हैं, ठीक है, ये फ्लाईओवर के ठीक उस साइड का भी हाल है, जो मॉडल कॉलोनी के लोग हैं, अगर वो डिवाइडर के नीचे से, वो रेलवे ट्रैक के नीचे से आ जाएं तो शायद सब कुछ समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं। अब वो उसके नीचे से आएंगे कैसे करके? आप उसके नीचे जाने की स्थिति देखना, वहाँ इतने भयंकर रास्ते हो रखे हैं कि वहाँ गड्ढे वड्ढे, क्योंकि उधर को रेलवे ट्रैक वाले ट्रक चलते हैं, तो इनका कहना है कि वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, वहाँ लाइटिंग नहीं है, तमाम जमाने की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करवाएगा? रह गई बात उसकी रेड लाइट की। रेड लाइट का अभी 8 बज रहे हैं, अभी आप मेरे साथ चलिए, वो रेड लाइट इस समय काम नहीं कर रही होगी, ठीक है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जो सर्विस लाइन पे जो दुकानें हैं, उन दुकानदारों ने सर्विस लाइन पार्किंग के लिए कब्जा ली है। जो सर्विस लाइन मॉडल कॉलोनी की साइड को है, वहाँ आप जाके देखना कि वहाँ पर गाड़ियाँ इस समय भी सड़कों पर खड़ी हो रखी होगी। और जो डिवाइडर, वो जो फ्लाईओवर वहाँ से नीचे को उतर के आ रहा है, जिस फ्लाईओवर से हम रुद्रपुर से होते हुए जब काशीपुर को जाते हैं, चढ़ते हैं, उसकी किनारे आज भी उतने डेंजर हैं। वो कई कई जगह पर तो 2 फुट ऊंचे हैं, क्योंकि उन पर डिवाइडर बनना था, वो भी नहीं बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम आम जनता की कोई जिंदगी की वैल्यू है या नहीं है, सरकार, ये शासन प्रशासन या ये जो एनएच वाले कुछ हमें समझते हैं या नहीं समझते हैं, या केवल हम मात्र कीड़े मकोड़े कि आज मर जाएंगे, कल हो जाएंगे। अब देखो, कल आपके पत्रकार साथी का एक्सीडेंट हो गया गड्ढे पे, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को जी। तो यही सब है, दिक्कतें तो है ही है जी। ये लाइव सेशन 30 मिनट का चलेगा। हर सोमवार को 8 बजे हम जो शहर के मुद्दे हैं उसको उठाएंगे, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसी के पास कोई भी मुद्दा हो तो हमें अवगत कराएं, हम आपकी आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अनिल रावत जी हैं, इनसे चर्चा चल रही है। किसी का अनिल रावत जी से कोई लाइव प्रश्न है तो वो भी पूछ सकता है, पूरा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा। सर, जैसा कि कहा जाए, एक तरफ से जो ट्रैफिक प्रशासन है वो क्या करता है कि जगह जगह जो
कट लगे हुए हैं। आप यहाँ से शुरू करिए मेट्रोपोलिस से लेके और आपके इंदिरा चौक तक जाइए, जितने लगभग कट थे आधे से ज़्यादा उस कट को बंद कर दिया गया। जो गलत लेन में लोग चलाते हैं गाड़ी, वो कुछ कई जगह उनकी मजबूरियां हैं कि वो गलत लेन में ही जाके दूसरे लेन में जा सकते हैं, और ये समझ से परे है कि ये बंद क्यों किया गया। इसलिए बंद किया गया कि वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस का एक बंदा वहाँ खड़ा होता था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ये मैन पावर की हमारे पास कमी है प्रशासन के पास, इसलिए बंद कर दिया गया, और उसके कारण बहुत दुर्घटनाएं भी घटी हैं। जो कट को बंद कर दिया गया है, मजबूरी में बंदा दूसरे रोड से जाता है, पुलिस आगे बैठ के उसका चालान भी कर देती है। गलत वे में जा रहा है तो मजबूरी है, उसका चालान कटना ही कटना है। लेकिन वो गलत क्यों जा रहा है, इस मुद्दे पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जब सब कट बंद करते जाएंगे, आज किसी को पास में ही जाना है, सामने हॉस्पिटल है, आप ये डीडी चौक से पहले परशुराम चौक बोला जाता है जहाँ विशाल मेगा मार्ट है, आप यदि पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से और उधर की तरफ जाएंगे, उधर जाना है आपको, पूरा बंद कर दिया गया। पहले क्या था, खुला हुआ था, एक ट्रैफिक पुलिस वहाँ रहते थे और थोड़ा सा जाम की स्थिति थी, लेकिन स्थिति दुर्घटना नहीं होती थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कट क्यों बंद कर दिए गए और ये इससे क्या स्थिति बनी है? अभी देखिए आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को असुविधा होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना है पूरा घूम के जाना पड़ता है। एक दो कट तो बीच में होने चाहिए, क्या है सुझाव आपका? देखिए ये ना एक एनएच का नॉर्म्स होता है, उस नॉर्म्स होता है कि उसकी एक लिमिटेड दूरी होती है, उस दूरी पे ही कट होंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ, देखिए मैं पता है अमित भाई एक चीज़ कहता हूँ, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आपको रोका जी। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि एक नियमित दूरी पे ही कट होना चाहिए, लेकिन वो कट किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए भी तो नहीं बनना चाहिए जी। क्योंकि आप देखिए कहीं पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी कट लग गया, किसी का बड़ा हॉल, किसी की बड़ी कोठी है, वहाँ पे स्पेशल कट दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्म्स में ही आएंगी कि प्रॉपर वे में जहाँ नॉर्म्स कहता है वो या तो वहाँ कट बने, या पुराने जो कट थे उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए कि दुर्घटना को रोका जाए। मैं इसी बात पे आ रहा था। देखिए ऐसा होता है ना, जो राज्य मार्ग होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं और जो स्टेट हाईवे होते हैं, उन पर नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक नॉर्म्स होता है कि भाई लिमिटेड दूरी पे ही जाके कट हो सकता है। मैं यही बात कहना चाह रहा था। या तो ये प्रशासनिक अधिकारी जिसके भी अंडर में ये चीज़ें आती हैं कि जो ये कट खोलते हैं बंद करते हैं, मेरे ख्याल में ट्रैफिक ही ये काम करवाती है, प्रशासन ये काम करवाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ या तो वो दोनों आंखें बंद करके काम करें, फिर वो किसी को वैसे ना देखें, या फिर खुली आंखों से काम करें कि सबको एक जैसा देखें जी। ठीक है, अब वो ये ना देखें कि किसी के कहने पे कट खुल जा रहे हैं या नहीं होता है। आप ये देखिए ना, जो कट ये बंद होते जा रहे हैं, मैं मानता हूँ चलो कि आपने कट बंद कर दिया, आपको लगता होगा सीधे सीधे ट्रैफिक आपने चलवाना हो, तो फिर ये पूरे शहर में ऐसा ही काम होना चाहिए। फिर ये कट फिर सब जगह बंद होंगे, फिर जहां इनका नॉर्म्स आएगा ये वहीं खुलेंगे जी। तो हम इसके लिए भी राजी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्लाईओवर के नीचे कट कैसे खोल दिया आपने, ये तो नॉर्म्स ही नहीं है। वहां आपने रेड लाइट लगा दी, और रेड लाइट लगाने के बाद देखिए, मैं कल एक चीज नोटिस कर रहा था कि सीपीयू पुलिस, रुद्रपुर सीपीयू पुलिस उस रेड लाइट पे कल 8 या 10 लोग खड़े होकर चालान काट रहे थे लोगों के, जो हेलमेट वाले नहीं थे, जो गाड़ियों से गलत चल रहे थे, लेकिन गलत पार्किंग का चालान नहीं काट रहे थे जी। तो ये भी तो गलत है जी। ठीक है, और अब आप बात करते हैं नैनीताल हाईवे की। नैनीताल हाईवे पे वो वाला कट इसलिए रोका गया था जो आपके अंगद्य कॉम्प्लेक्स वाला है, जहाँ विशाल मेगा मार्ट है, वो इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वहां से जब वो लोग उधर को कटते थे सिविल लाइन को, तो वहां बड़ा ट्रैफिक लग जाता था। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने वो कट खोल दिया, बंद कर दिया, तो आपने थोड़ी सी आगे जाकर पेट्रोल पंप के सामने वाला कट क्यों खोला, क्योंकि वहां से तो और भी उल्टा है वो। दूसरी एक बड़ी समस्या क्या है, मैं बताता हूं कि समस्या क्या है। किसी भी शहर में ट्रैफिक को जहां चौराहा बनता है, वो चौराहों को हमेशा बड़ा किया जाता है ताकि टर्न कम हो सके। रुद्रपुर एक अकेला मात्र ऐसा शहर है जिसपे चौराहे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जब चौराहे छोटे होंगे, आप खत्म ही कर दो इन चौराहों को, फिर तो सीधा सीधा रहने दो। चौराहे इसलिए बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक घूमे और ताकि वो रुक सके। अब देखिए रुद्रपुर के बस अड्डे वाले चौराहे का नियम देखिए, वहां कम से कम आप कभी दिन में जाके देखना, जब ट्रैफिक चल रहा हो तो 8 सिपाही जॉब कर रहे होते हैं वहाँ, 8 सिपाही पुलिस के, ट्रैफिक के, और आपके ये सीपीयू और जी होमगार्ड के 8 जवान जो कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक जवान की कम से कम सैलरी 40,000 रुपये की, 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये के आदमी वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं जिनकी सैलरी और भी ज़्यादा होगी। इसके बावजूद शहर के कुछ वॉलंटियर वहां काम कर रहे होते हैं जो अपनी और सब। मैं कहता हूं 3,20,000 रुपए आप एक चौराहे पे खर्च कर रहे हो, उसके बावजूद आप ट्रैफिक नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि हकीकत क्या है कि हमारे पास ट्रैफिक वाले लोग हैं ही नहीं। पुलिस से ही लोग ट्रैफिक में चले जा रहे हैं, और ट्रैफिक का नाम पे तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड में शायद ही सिपाही बचे हों, है ही नहीं, क्योंकि भर्तियां आई नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक के लिए कोई काम करने को राजी नहीं है, और जो ट्रैफिक चला रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, वो किनारे में बैठ जा रहे हैं, धूप है तमाम जमाने की, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी बेचारे क्या करें, तो उनको भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये तो अभी बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की।
जी, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग जागरूकता के कारण भी ट्रैफिक में जाम कर देते हैं और कुछ तो प्रशासन का भी मैं दोष दूंगा, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार ट्रैफिक चलाता है। जगह जगह जो कट बंद कर दिए गए हैं, ये भी ट्रैफिक का एक कारण है, क्योंकि जब लोगों को कहीं जाना है वो एक ही कट से एक ही मोड़ से मुड़ेंगे तो वहाँ ट्रैफिक हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि डीडी चौक पे ट्रैफिक रोकने के लिए टुक टुक वालों को बैन कर दिया गया। टुक टुक वालों का भी हमारे पास बहुत फ़ोन आया कि हमारी बात उठाइए, हमारी बात उठाइए, कि हमें बैन कर दिया गया। हम लोग कभी मरीज को लेके जाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, हम कैसे कमाएंगे, हम लोग किराए उस पे लोन पे टुक टुक लिया हुआ है, हमारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, हमारा घर कैसे चलेगा। एक डिसीजन लिया गया है कि टुक टुक डीडी चौक पे नहीं आएगा, जिसके कारण उनको भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। दूसरा, एक सिटकुल के जो ये अपना नहीं, सिटकुल की तरफ भी उनको बैन है, वो नहीं जा सकते वहाँ पे। उनके पास कई बार मारपीट भी हो जाती है। आए दिन ऐसा रहता है कि जो टेम्पो यूनियन के लोग हैं उधर नहीं जाने देते हैं। तो ये जो हमारे जो छोटे भाई हैं, जो बहुत ही मैं कहूँगा कि निम्न सोसाइटी के हैं, जो अपना मिडिल, हाँ, गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मैं कह सकता हूँ, कि वो लोग किराए पे लेके, लोन पे लेके रिक्शा लेते हैं। आज उनके साथ स्थिति बड़ी खराब है। कई लोगों का दर्द मैंने सुना, आए थे हमारे पास अपनी बात उठाने के लिए। मैं व्यस्तता के कारण उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया था, लेकिन उनका कहना ये था कि जब सब कुछ चलता था तो हम 300-400-500 रुपया कमा लेते थे, जिससे हमारी EMI चली जाती थी, जो हमारे और खर्चे होते हैं चल जाते थे, 100-50 हमें बच जाता था। अब स्थिति ये है कि हम 100-150 ही कमा पाते हैं, जिससे हमारी EMI भी नहीं जा सकती है। तो इसको आप कितना सही प्रयास मानते हैं, या प्रशासन की कमी कही जाए कि उसके कमी के कारण वो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और जिससे ये दिखाया जाए कि नहीं, ये सारी ट्रैफिक की व्यवस्था सही चल रही है। इसको क्या मानते हैं आप? मैं एक घटना बताता हूँ आपको। कोविड से पहले, कोविड से पहले मेरे एक कर्मचारी था, उसके यहाँ किसी की चोट लग गई जी। तो उनके पास अपना एक ऑटो था, ठीक है, खुद का एक अपना ऑटो था। उसके मतलब वाइफ के या किसी के चोट लग गई थी, उनको लेके जाना था हमारे यहाँ से चीमा हॉस्पिटल पे। अब आप ये समझिए कि उनके पास बने हुए हैं कि वो आपके इंदिरा चौराहे से आगे नहीं जा सकते जी। अब वो इंदिरा चौराहे से आगे लेके तो चले गया, शुक्ला फार्म पे जाके उसका चालान कट गया जी। वो अपनी वाइफ को ले जाके नहीं, ले अपने टेम्पू से अपनी वाइफ को लेके चीमा हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहा, उसका हाथ फ्रैक्चर है, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है जी। उसका जाते हुए चालान कट गया। हमने कहा चलो चालान भुगतो, हम वापसी में आते हैं। फिर हम वापसी उन्हें अपनी गाड़ी से लेके आए, हमने उन्हें फिर इधर से दूसरे साईं मंदिर वाली साइड से वापस भेज दिया। वापसी आया, उसका चालान यहाँ कट गया जी। अब आप खुद समझिए कि करना क्या चाह रहे हो, क्या ये लोग हैं कौन? मतलब ये हमारे ही तो लोग हैं यार, गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक कौन टुक टुक चलाना चाहता है आज की डेट में जी। कौन इस काम को करना चाहता है? इस सड़ी हुई गर्मी में और तपती धूप में ऐसे काम कौन करना चाह रहा है? लेकिन मैं इन गरीब लोगों को भी एक चीज समझाता हूँ, जब तक आप अपनी अहमियत नहीं समझोगे, जब तक 2-2, 400, 500 रुपए में किसी को भी वोट नहीं दे दोगे, तब तक तो आपके साथ दिक्कतें रहने वाली। आप वोट हो, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। आप टुक टुक वाले नहीं हो, आप एक वोट बैंक हो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी चीज समस्या यह है कि इसमें ना, देखिए, टुक टुक के लिए यह है कि टुक टुक जो तिपहिया वाहन होते हैं, ये ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है कि अगला पहिया जरा सा होता है, कहीं भी घुसेड़ देता है, उसका जाम लग जाता है, वो भी बड़ी दिक्कतें होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर सुविधाएं सुधारनी पड़ेगी। आपको हर चौराहे के आसपास नियर बाई में कहीं ना कहीं टुक टुक स्टैंड बनाने पड़ेंगे, इनकी टेरिटरी सेट करनी पड़ेगी, और हर आदमी के लिए सुविधा करनी पड़ेगी। देखिए, हम अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे सिडकुल जाना है, तो मैं तो इसी से ही जाऊँगा ना, बस से जाके फिर मैं वहाँ तो नहीं उतर जाऊँगा। फिर मैं सिडकुल, इतना बड़ा सिडकुल है भाई, 25,000 एकड़ में सिडकुल लगा हुआ, मैं कहाँ पैदल घूमता रहूँगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो सरकार को सोचनी पड़ेगी। देखिए, प्रशासन इस बारे में कोई काम नहीं कर रहा है, खाली की समस्याएं इनके ये थाने तक जाके अपनी बात करनी, चालान काटना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। गरीब आदमी की भी सुनिए, उसके बाद बड़ी दिक्कतें हैं, महंगाई चरम पे है, उसको भी कमाने का मौका दीजिए, और एटलीस्ट आप उसे कमाने का मौका नहीं दे सकते तो उससे कुछ लीजिए मत। मेरा तो इतना ही कहना है। एक गरीब टुक टुक वाला व्यक्ति आज हमारे पास आया नम आँखों के द्वारा। उसने ये बोला, मैं अपनी पत्नी को दिखाने जा रहा था, मुझे हॉस्पिटल जाने भी नहीं दिया गया, मुझे रोक दिया गया, और मजबूरी बस मैं अपना टुक टुक कहीं साइड में खड़ा करके किसी ऑटो से लेके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाके वो दिखाया। तो ये सारी स्थितियां आ रही हैं। प्रशासन को इस पे भी, उनका भी पक्ष सुनना चाहिए।
तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि क्या स्थिति आएगी। एक बार प्रशासन का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अभाव में जी रहे लोग हैं, वो ज़्यादा लोग ये टुक टुक चालक होते हैं, रिक्शे चालक होते हैं, उनका देखना चाहिए। दूसरा, मैं प्रशासन से ये भी निवेदन कहूँगा कि इनका भी पंजीकरण होना चाहिए। बहुत से गलत लोग हैं जो टुक टुक चालक बन गए हैं, गलत नशे में लोग हैं, वो टुक टुक चालक का एक लेके इधर उधर चलते हैं, और इनका प्रॉपर वे में नंबर होना चाहिए। इनका जो भी हो, एक टोकन नंबर भी जनरेट हो। इनको एक शहर में ऐसी जैसे टेम्पो का स्टैंड है, वैसे ई रिक्शा का भी स्टैंड बने जहां से ये लोग चल सकें। इनका भी दायरा बढ़ाया जाए ताकि ये लोग भी बेचारे कमा के स्वरोजगार कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, स्वरोजगार करके अपने पेट पालते हैं। इनका भी प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं निवेदन भी करूंगा सभी टुक टुक चालक भाइयों से कि आप भी प्रशासन की पूरी बात सुने, कहीं भी गलत जगह ले जाके जाम न लगाएं, शहर में कम प्रवेश करें। जिस तरह से भी आप लोग जाके जाम की स्थिति बन जाती है वो कम करें। दूसरा सर, एक मेन मुद्दा मैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, इतना तोड़फोड़ हुआ शहर में, करोड़ों की प्रॉपर्टी, पूरी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया। त्राही त्राही लोग जेसीबी के सामने, नेता जो जनप्रतिनिधि थे लेट रहे थे, सब कुछ हो रहा था। किसके लिए? कि ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहे, पार्किंग की व्यवस्था सही रहे, जो शहर में जाम बन रहा है, लग रहा है, वो व्यवस्था खत्म हो जाए, और जो मिनी चंडीगढ़ बोला जाता था उसको परिभाषित किया जाए रुद्रपुर शहर को। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं कल गाड़ी से आ रहा था तो मेरे को आने में बहुत असुविधा हुई। वहां से पूरा जो फुटपाथ है वो कब्जा हो चुका है जैसे पहले था। फुटपाथ के बाद जो जगह बनी है वहाँ पे ठेली वाले अपना आगे और लगा के, हालांकि वो पैसे देते हैं, जिनकी दुकानें हैं पीछे उनको पैसे देते हैं। रुद्रपुर का एक बहुत विडंबना है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 400 रुपये ठेली वाला देता है भगत सिंह चौक से लेकर और लोहा व्यापार मंडल तक, 400 रुपये मेन रोड में। रोड पे एक बहुत बड़ी बात है कि रोड पे एक व्यक्ति जो ठेली, जो अभाव में जी रहे हैं लोग हैं, उनकी एक ठेली लगाता है, उससे भी कौन पैसा लेता है? जो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, रोड का मालिक वो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ लगाने के लिए 400-500 रुपया लेता है, और उस पर डे 400-500 रुपया पर डे लेता है, 10-15 हज़ार रुपये मंथली लेता है। जिसकी जैसी हो, कोई 5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 15 ले रहा है, कोई 25 तक ले रहा है। हमारे पास इसकी भी सूचना आई है वो कि इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और मुख्य जो शहर में जाम लगता है उसका मुख्य कारण यही है, फुटपाथ दुकानदारों ने घेर लिया है, और उसके आगे जब आएंगे तो वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है, शाम के समय जाने पे उससे भी बदतर स्थिति हुई है। तो मैं प्रशासन से और जो जिम्मेदार लोग हैं उससे पूछना चाहूंगा कि आप इतने पैसों को जो नष्ट किया, अरबों करोड़ों रुपए का, इसका फल क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला? हम तो वही हैं, आज जहां पहले थे आज वही है। क्या मानते हैं आप, इसको कहां कमी रह गई है? सर देखिए ना, ये है मास्टर प्लान के तहत काम हुआ है। मैं इसकी तह पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी का आपसी वो थी, बात थी, उसके चलते ये सब कुछ हो गया था। शहर टूटा, शहर जब टूट रहा था तो पूरी तरीके से टूटना चाहिए था। आज भी कुछ जगह बची हुई है जहाँ ये काम नहीं हो पाया, ठीक है। 5 मंदिर के आगे के लोग कई बार हमसे कहते हैं कि आप इस चीज़ को, आवाज़ को उठाइए। मैंने एक आधी बार आपसे भी ये जिक्र किया है, शायद समय के अभाव से आप भी नहीं कर पाए। वहाँ टूट तो गया है लेकिन बना कुछ नहीं है जी, ठीक है। तो वो तो और भी खराब कर दिया आपने शहर तोड़ा था, शहर का सड़कों का चौड़ीकरण करने नाम पे टेंडर छूटा जी, जिसके नाम पे तोड़ने का और जिसके नाम पे बनाने का टेंडर छूटा। इसके अलावा किसी का कोई फायदा हुआ 1 रुपए का तो मुझे आके बता दे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, मैं कहता हूँ फुटपाथ बना है पैदल चलने के लिए, लोगों के, हमारे लिए, आम आदमी के लिए, जो शहर में जाके खरीदारी करेगा। मैं कहता हूँ कोई मर्जी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री, कोई मर्जी आए और मुझे बाजार खुलते हुए, यानी कि मंगलवार से लेकर रविवार तक, मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर, कल 11 बजे से लेकर, और रविवार रात के 9 बजे तक कोई भी अधिकारी किसी फुटपाथ पे 100 फुट चल के दिखा दे, चैलेंज करता हूँ, किसी उस पे 100 फुट पैदल चल के दिखा दे। अब हुआ क्या है, आपने फुटपाथ बना के दे दिया है दुकानदार को दुकान आगे लगाने का, ठीक है। उसके आगे ठेलियां लग रही है, जो आप ठेली की बात कर रहे हो, ठेली वाले से लिए जाते हैं कम से कम 400 रुपये। जिसकी चौड़ी दुकान है वो 3-3 ठेलियां अपनी दुकान के आगे लगाता है, 400 रुपये ले रहा है। 23 रुपये, 28-25 रुपये करीब निगम लेता है डेली, ठीक है। ये पर्ची भी कम से कम 3 या 4 गुना हो गई है पहले से। वो गरीब आदमी करेगा क्या, खाएगा कहाँ से?
कमाएगा कहाँ से? लेकिन मजबूरी है बेचारा, फिर एक उम्मीद में आता है अगले दिन सुबह ट्रैफिक लग गया है। हम ये कहते हैं ना कि क्यों नहीं पार्किंग की व्यवस्था शहर में बनाई जा रही है, क्यों नहीं बनाई जा रही? आपने अभी मेरे ख्याल में सिंचाई विभाग की ज़मीन पे बात करी। देखिए एक सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव है, अगर किसी की समझ आता हो, आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं। शहर की जो गलियाँ हैं ना अमित भाई, उनको इन और आउट का सिस्टम कर देगी। एक गली को सिस्टम कर देगी, इस गली से अंदर जाया जाएगा, एक गली से और एक गली से अंदर वापस आया जाएगा, क्योंकि जब आमने सामने ट्रैफिक फंस जाता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, आपके छोटे टुक टुक के लिए बाहर वो बना दिया जाए, स्टैंड बना दिया जाए, टुक टुक वही अंदर, वो एक गली से ही जाएंगे और एक गली से ही आएंगे। बहुत बड़ा समाधान इस चीज़ में हो जाएगा। जो गलियां टूटी हुई बची हुई हैं उनका वो कर दें, नालियों का सही से निर्माण करा जाए, और ये ठेलियों के लिए बाहर जगह बनाई जाए। ठीक है, ठेलियों के लिए बाहर जगह, शहर के अंदर इस तरीके से ठेलियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है ही नहीं ना, जगह ही नहीं बचती है। अब आप समझिए सारा सामान तो ठेलियों पे आ गया है, और ठेली व्यापारी आए कहाँ से? दिवाली पे बाकायदा इस बात की बहस हो रही थी कि जो यूपी से लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए और उन लोगों के आने से मना किया जाए। लेकिन फिर वही चुनाव था, चुनाव में आके फिर वो हो गया, फिर शहर का नाश हुआ। मैं कहता हूँ ऐसा करना क्या चाहते हैं नेता लोग? ये सेवा करके अपने आप को आगे लाते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को नाश मारते हैं। हर चीज़ को आपने समस्या इतना उलझा दिया है, शहर को क्या कर दिया आपने शहर के साथ? कोई ऐसी चीज़ बची जो सही बची हुई है? फुटपाथ तोड़ा गया, करोड़ों अरबों रुपए का शहर ने नुकसान झेला है, दुकानदारों ने झेला। उन दुकान मतलब कोने की दुकानें तो कहीं खत्म ही हो गई, कई तो दुकानें बची नहीं है। उनकी तो दुकान जो कोने में बना के बैठे हो तो गायब ही हो गए, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, बेचारे दाएं बाएं कर रहे हैं। और आज की डेट में शहर में अभी मैं एक दुकानदार से था, वो कह रहा हमारे पे जीएसटी की मार है भाई, हम 60,000 रुपये किराया भर रहे हैं, उसका दुकानदारी नहीं है, तमाम जमाने की चीज़ है, क्या करें हम? हर चीज़ तो समस्या बनी हुई है, समाधान कहाँ है? हमारे पास समय कम है, 30 मिनट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस शो का आखिरी प्रश्न आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। जहाँ पे हमारी आन बान शान तिरंगा लगाया जाता है, वो जगह अपने आप में ही पवित्र हो जाती है। और वहाँ पे आप गांधी पार्क की बात कर रहा हूँ, गांधी पार्क में जहाँ तिरंगा लगाया गया है, वो जगह को आप लेंगे तो उस जगह में आप देखेंगे तो जो टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो चुकी है, टैक्सी की गाड़ियाँ उसमें अंदर लगती हैं, सारे नशेड़ी जितने होते हैं उसमें नशा किए करते मिलते हैं। और आजकल का नया पैसन चल गया है, सामने नॉनवेज खाते हैं लोग, गाड़ियाँ अंदर लेके, ठेलियाँ लगी हैं उसके बिल्कुल बराबर में नॉनवेज की, गाड़ियाँ अंदर लोग लेके जाते हैं, उसके अंदर ड्रिंक करते हैं और नॉनवेज खाते हैं। गलत एक्टिविटीज़, बहुत लोग, हर तरह की गलत एक्टिविटीज़ होती है। तो क्यों प्रशासन मौन है? क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे आन बान शान तिरंगे का ये अपमान नहीं है? मात्र तिरंगा लगा देने की वजह से और फहरता हुआ देखने की वजह से ही सम्मान माना जाएगा इसका? कि आप उस जगह को पवित्र है, वो जगह जहाँ तिरंगा लगा है, जिसके लिए इतने लोगों ने अपने प्राण त्यागे। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में इसी तिरंगे के लिए अपना प्राण त्याग दिए और शहीद हो गए, जिसकी वजह से हम आज बैठे हैं। आज वो भी सोच रहे होंगे कि ये तिरंगे के नीचे क्या हो रहा है, तो क्या इस प्रशासन को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या वहाँ पे जो गाड़ियाँ अवैध रूप से वैसे खड़ी हो रही हैं उस पे बैन नहीं लगना चाहिए? क्या वहाँ शराबियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे जो जुए का अड्डा बन गया उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कब जागेगा प्रशासन? कब उस जगह की पवित्रता को स्वीकार करेगा कि ये पवित्र जगह है? क्या कहना है आपका? संक्षिप्त में चाहूँगा, क्योंकि समय की बाध्यता है, 30 मिनट का शो है, इसलिए आपसे संक्षिप्त में चाहूँगा सुझाव। देखिए बड़ा दुख होता है, मैं बताता हूँ कि बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन ये चीज़ हमने सुनी थी। मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जब पहली बार फ्लैग होस्टिंग की थी ना अमित भाई, जब वो फूल जब आपके ऊपर गिरते हैं ना तो गूज बम्स हो जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब एक एहसास था कि वाकई में कुछ है, ये तिरंगा है, मतलब वाकई में। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या करना चाहते थे आप देखो, मेरा मानना ये था कि तिरंगा या तो ये लगता किसी चौराहे पे जी, या फिर लगता कहीं डीएम, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं विकास भवन में, ताकि इसकी प्रॉपर देख रेख होती। इतना बुरा लगता है, अभी कुछ दिन पहले मेयर साहब की टीम वहाँ जाके घास काट रही है, मेयर साहब खुद वहाँ लगे, अरे आप कर क्या रहे हो? आप कभी कल्याणी नदी साफ करने चले जा रहे हो? अगर मैं कहता हूँ मैं कोई अधिकारी हूँ और मैं जाके कहीं सड़क में झाड़ू मार रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी टीम नालायक है ना, मेरी टीम का है भाई, उसके लिए पार्टिकुलर आदमी बने हुए हैं। और गांधी पार्क का हाल क्या कर दिया आपने? इतना बुरा लगता है अमित भाई, उस पे जगह पे जाके, वहाँ अभी आप चले जाओगे, वहाँ स्मैक के लोग बैठे होंगे, वहाँ घास हो रखी होगी, मतलब आप रात को वहाँ नहीं जा सकते हो, और इवन शाम को ही नहीं जा सकते हो।
कई बार तो दिन में नहीं बैठे होते, वहाँ लोग तमाम जमाने की गलत हरकतें कर रहे होते हैं। कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है? अरे कैसी देशभक्ति आपकी है? केवल तिरंगा लगा देना या तिरंगा फहरा देना है, या 26 जनवरी या 15 अगस्त को पूछा जाएगा ये सब चीज़? ठीक है, आप समझिए इस चीज़ पे काम करे शासन प्रशासन। किसी दिन कोई वहाँ गलत हरकत हो जाएगी, लिखा जाएगा बड़ा बड़ा कि रुद्रपुर शहर में उत्तराखंड के सबसे ऊंचे तिरंगे के नीचे इस तरह की घटना हो गई है, तब क्या शहर का सम्मान हो जाएगा? या तिरंगे के साथ आप शहर का भी बदनामी करवा दोगे, या शहर के साथ तिरंगे की बदनामी करवाओगे? जी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी समय की बाध्यता है, 30 मिनट पूरा होना है। हम लोग हर सोमवार को सामाजिक मुद्दे पे, शहर के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए ऐसे ही अतिथियों के साथ लाइव रहेंगे। अगला जो सेशन हमारा सोमवार का होगा, मैं विशेष सभी से आग्रह करूंगा, जीएसटी को लेके जो भ्रामक स्थिति है, जो जीएसटी को लेके जितने हमारे व्यापारी वर्ग में भ्रामक स्थिति है, उस पर एक विशेष चर्चा होगी हमारे विशेष अतिथि के साथ। आप जितने व्यापारी भाई हैं जरूर जुड़िएगा। जो समस्याएं होंगी उनका लाइव वो जवाब भी देंगे, और जो किसी प्रकार की किसी की भी समस्या है वो प्रश्न पूछ सकता है। इस शो में हम अगले सोमवार को जीएसटी पे चर्चा करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए सतर्क भारत के साथ। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको सतर्क करते रहेंगे। मैं अमित राठौर, हमारे अतिथि अनिल रावत के साथ, धन्यवाद।